हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। वेलकम टू गुप्ता स्टडी पॉइंट चैनल। मैं रंजना। आज मैं आपको पढ़ाने वाली क्लास 11 का सेल चैप्टर का टॉपिक एक मेरा स्टार्ट करने वाले थे हम प्रोटोप्लाज्म, यानी कि प्रीवियस लेक्चर जो मेरा था इसी के जस्ट पिछला टॉपिक हम आपको बताए थे। आज हम यानी कंपोनेंट हम क्या पढ़े, कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ सेल्स। सेल्स किन किन चीज़ों से मिलके बने होते हैं। तो सेल्स की बात करें तो देखिए मेनली सेल्स का जो मेन टॉपिक हमारा सेल क्या है, मेनली तीन चीज़ों से मिलकर बने होते हैं। फर्स्ट क्या है आपका प्रोटोप्लाज्म, सेकंड क्या है आपका सेल वॉल, थर्ड क्या है वैक्यूल। यानी कि सेल के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, संगठन यानी कंपोजिशंस ऑफ सेल, ठीक है, कंपोजिशंस ऑफ सेल, सेल का संगठन, एक कोशिका का संगठन तो ये मुख्यतः तीन चीज़ों से मिलकर बनाता है। पहला क्या है आपका जीव द्रव्य, पहला क्या है जीव द्रव्य जिसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। दूसरा क्या है आपका रिक्तिका जिसको बोलते हैं वैक्यूल, ठीक है। थर्ड क्या है आपका कोशिका भित्ति, ठीक है। थर्ड क्या है कोशिका भित्ति जिसको बोलते हैं सेल वॉल, सेल वॉल, वैक्यूल, प्रोटोप्लाज्म। ये तीन टॉपिक यानी कि जो हमारे कोई कोशिका का संगठन यानी कि एक सेल का जो कंपोजिशन से ये तीन है। तो मैं फर्स्ट से स्टार्ट करूंगी। पहले क्या है आपका प्रोटोप्लाज्म, देन हम चलेंगे वैक्यूल्स पे, एंड देन लास्ट क्या है सेल वॉल, ठीक है। तो आइए बात करते हैं हमारा जो टॉपिक क्या है आज का, प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म की बात करते हैं तो देखिए प्रोटोप्लाज्म को हम क्या बोलते हैं, इसेंशियल्स ऑफ लाइफ, यानी कि प्रोटोप्लाज्म क्या है, जीव द्रव्य को जीवन का सार कहा जाता है। जीव द्रव्य को जीवन का सार कहा जाता है, इसको हम इसेंशियल्स ऑफ लाइफ बोलते हैं। अगर हम बात करें जीव द्रव्य से रिलेटेड कुछ खोज की, इसकी खोज किसने की, पहले बात को ध्यान सुनिए, ठीक है। इसकी खोज किसने की, देखो प्रोटोप्लाज्म से रिलेटेड तीन साइंटिस्ट आते हैं। पहले साइंटिस्ट जो आते हैं, एक करते हैं, एक लोग खोज किए, एक लोग प्रोटोप्लाज्म को प्रोटोप्लाज्म नाम देते हैं, और एक आते हैं जो प्रोटोप्लाज्म को जीवन का भौतिक आधार करते हैं। यानी कि बिना प्रोटोप्लाज्म के हम अपने जीवन की कल्पना कर ही नहीं सकते हैं। हमारा पूरा जीवन यानी अगर एक सेल्स के पूरे लाइफ स्पेन की बात करें तो उसका जो पूरा लाइफ स्पेन है किस पे डिपेंड करता है, प्रोटोप्लाज्म पे। यानी कि अगर प्रोटोप्लाज्म जैसे ही निर्जीव यानी कि नॉन लिविंग बीइंग होता है तो क्या होता है, सेल डेड हो जाता है, ठीक है। तो आइए उसी की बात करते हैं। देखिए इसीलिए इसको देखिए पहले पॉइंट में हम लिख दिए कि इसे बोलते हैं इसेंस ऑफ लाइफ। प्रोटोप्लाज्म इज कॉल्ड इसेंस ऑफ लाइफ, इसे जीवन का सार कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए उसके बाद क्या आते हैं, एक आते हैं डुजार्डिन, एक साइंटिस्ट आते हैं डुजार्डिन, ठीक है। डुजार्डिन क्या करते हैं, इसकी खोज करते हैं, इन्वेंशन यानी प्रोटोप्लाज्म की खोज कौन करते हैं, तो प्रोटोप्लाज्म की खोज डुजार्डिन करते हैं। जब डुजार्डिन ने इसकी खोज की तो इसे क्या नाम दिया था, सारकोड। भाई हम कोई चीज़ डिस्कवर कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम कोई चीज़ डिस्कवर कर रहे हैं तो उससे पहले हम अपने कोई नाम देंगे, हम उसे क्या है कोई नाम दिए। दैट मीन्स कि आप किसी चीज़ की डिस्कवरी करते हैं, कुछ भी चीज़ नया आता है तो आप उसे अपने अकॉर्डिंग क्या है एक नाम देते हैं। तो सेम कंडीशन यहाँ पे भी है कि जब प्रोटोप्लाज्म की खोज ये डुजार्डिन करते हैं तो उसे एक नाम देते हैं। क्या नाम दिए थे वो, क्या, सारकोड शब्द। कौन सा वर्ड यूज किए थे, ठीक है। डुजार्डिन ने कौन सा वर्ड किया था, शब्द सारकोड शब्द का क्या किया था, यूज किया था। बस समझ आई। ये सारकोड शब्द देखिए अब डुजार्डिन आए कब किए थे, 1837 में, 1837 में इसकी खोज डुजार्डिन ने किया और उसे सारकोड शब्द का नाम दिया, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं इनके जस्ट बाद एक लोग और आते हैं, परकिंजे क्या करते हैं, जीव द्रव्य को जीव द्रव्य नाम देते हैं। यानी कि जब डुजार्डिन इसकी खोज किए थे तो उसे क्या नाम दिए थे, डुजार्डिन जब प्रोटोप्लाज्म की खोज किए तो सारकोड शब्द यूज किए थे। कौन सा वर्ड यूज किया था, सारकोड। लेकिन ये क्या कुछ सुटेबल्स नहीं बैठा, ठीक है। तो उनके बाद परकिंजे आते हैं, उन्हें वो नाम पसंद नहीं आता है सारकोड वर्ड्स, ठीक है। तो अपना एक नया नाम देते हैं, क्या, यानी कि वो एग्जैक्ट प्रोटोप्लाज्म को प्रोटोप्लाज्म नाम किसने दिया, तो परकिंजे ने ही इसको प्रोटोप्लाज्म नाम दिया। कब, 1800 एक मिनट, ठीक है, 1835 में डुजार्डिन इसकी खोज करते हैं और उसके बाद परकिंजे आते हैं तो 1837 में प्रोटोप्लाज्म को प्रोटोप्लाज्म नाम दिया। इन्वेंशन एंड डिस्कवरी उसकी खोज, ठीक है, किसने किया, प्रोटोप्लाज्म की खोज डुजार्डिन ने किया, उसके लिए सारकोड शब्द यूज किया। परकिंजे आते हैं इनके बाद 1837 में, 2 साल के बाद, आफ्टर 2 years,
तो वो प्रोटोप्लाज्म को प्रोटोप्लाज्म नाम देते हैं। एंड प्रोटोप्लाज्म, अब पुरकिंजे के बाद आते हैं हक्सले। हक्सले क्या कहते हैं, जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार। एक नंबर का जीके का क्वेश्चन सीधा पूछता है कि जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार किसने कहा, तो जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार किसने कहा था, हक्सले ने कहा था। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं जीवन का भौतिक आधार। उसके बाद आते हैं ह्यूगो वॉन मोहल। ठीक है, ह्यूगो वॉन मोल, ठीक है, ये क्या करते हैं, ये डिस्क्राइब करते हैं प्लांट सेल प्रोटोप्लाज्म, यानी कि पादप कोशिका में पाए जाने वाले जीव द्रव्य का वर्णन कौन करता है, ह्यूगो वॉन मोहल। ये तीन तो आपको डिस्कवर कर दिए, एक खोजे, दूसरे के ने उसे नाम दिया, तीसरे के ने उसे भौतिक, उन्होंने कहा कि ये क्या है, जीवन का भौतिक आधार है। उसके बाद ह्यूगो वॉन मोहल आते हैं, तो ये क्या बोलते हैं, ये ह्यूगो वॉन मोहल क्या करते हैं, प्लांट सेल्स की पादप कोशिका के जीव द्रव्य का वर्णन करते हैं। उसके बारे में कौन डिस्क्राइब किया था, ह्यूगो वॉन मोहल, उसका डिस्क्राइब किए, और क्या किया उन्होंने बताया, इसका वर्णन किया, इसको डिस्क्राइब किया, और हमारे जीवन में इसके महत्व को समझाया। बात समझ आ गई। ये तो अभी आप जो देखे हैं ये क्या है, डिस्कवरी ऑफ प्रोटोप्लाज्म है। ये हो गया डिस्कवरी ऑफ प्रोटोप्लाज्म। आइए हम कुछ थोड़ा प्रोटोप्लाज्म के बारे में जानते हैं कि व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, एक चीज आप जान गए कि प्रोटोप्लाज्म मतलब फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ या फिर इसेंस ऑफ लाइफ। प्रोटोप्लाज्म जीवन का सार है या फिर जीवन का भौतिक आधार है। ये एक नंबर क्वेश्चन है, इसे याद कर लीजिए यहीं पे कि जीवन का भौतिक आधार किसे कहता है, तो जीव द्रव्य को कहा जाता है। किसने ये बात कहा था, तो हक्सले ने कहा था। ठीक है, और प्लांट्स पादप कोशिका के जीव द्रव्य का डिस्क्रिप्शन या वर्णन किसने किया था, ह्यूगो वॉन मोहल ने, और इसके महत्व को भी इन्होंने ही बताया था। अब आइए हम देखते हैं कि प्रोटोप्लाज्म एग्जैक्टली है क्या। तो नेक्स्ट आइए देखते हैं। अगर देखिए बात करें कि ये तो अभी इसके पहले आप क्या देखे हैं कि डिस्कवरी ऑफ प्रोटोप्लाज्म, इससे जस्ट पहले आपने ये देखा कि हम प्रोटोप्लाज्म की जो खोज यानी कि उसकी खोज डिस्कवरी ऑफ प्रोटोप्लाज्म के इन्वेंशंस या डिस्कवरी से रिलेटेड कौन कौन साइंटिस्ट है, और जितने साइंटिस्ट है आपने चार साइंटिस्ट पढ़ा, डुजार्डिन, परकिंजे, हक्सले, ह्यूगो वॉन मोल, चार साइंटिस्ट को पढ़े और चारों ने अलग अलग बातें कही, लेकिन उन सबों का मेन टॉपिक क्या था, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म को चार साइंटिस्ट चार तरीके से डिफाइन किया, यानी कि हर चारों लोगों ने अपना अपना उसे नाम दिया। नेक्स्ट अब हम बात करें फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटोप्लाज्म, यानी कि जीव द्रव्य का नहीं दे जीव द्रव्य के भौतिक गुण। ठीक है, जीव द्रव्य के भौतिक गुण की बात करें, भौतिक गुण यानी कि जो हमें क्या ऊपर से जो चीजें दिखाई दे रही है हमें वो कैसा दिखाई देता है, प्रोटोप्लाज्म कैसा दिखाई देता है, कैसा होता है। तो सबसे पहले ये जान जाइए कि प्रोटोप्लाज्म को इससे पढ़ने से पहले एक चीज जान जाइए कि प्रोटोप्लाज्म पहले है क्या। ठीक है, तो देखो अगर हमने आपको सेल्स के अगर फिगर, अभी इस टॉपिक के जस्ट बाद हम जैसे प्रोटोप्लाज्म क्लियर होगा हमको प्लांट सेल का एक फिगर बना के दिखाएंगे। ठीक है, या फिर इसका एक फिगर हम पहले से डाल रखे हैं मेरे वीडियो पे ही, देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो प्रोटोप्लाज्म देखिए किन किन चीजों से मिलकर बना होता है। तो प्रोटोप्लाज्म देखिए न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म। ठीक है, इन दोनों को अगर मिला दे तो क्या बनता है, प्रोटोप्लाज्म। न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म इज इक्वल टू प्रोटोप्लाज्म। इन दोनों को मिलाने के बाद क्या बनता है, प्रोटोप्लाज्म। यानी कि एक सेल्स लेते हैं, उस सेल्स में क्या होता है, आप जानते हैं कि एक सेल्स में एक ही न्यूक्लियस होता है। ठीक है, एक सेल में एक ही न्यूक्लियस, वो भी सेंटर पॉइंट पे होता है। देखिए न्यूक्लियस एक होता है, लेकिन और जो कोशिकांग है और जो सेल ऑर्गेनेल्स है वो तो मोर देन टू हो सकते हैं, एक से अधिक हो सकते हैं। केवल एकमात्र न्यूक्लियस ही ऐसा है जो केवल एक सेल में एक होता है। कोई भी कोशिका लीजिए, चाहे वो प्रो लीजिए चाहे यू लीजिए, ठीक है, चाहे यूनिकैरियोटिक लीजिए चाहे यूकैरियोटिक लीजिए या प्रोकैरियोटिक, चाहे कोई भी सेल्स लेंगे उसमें एक ही सेल्स होता है, एक ही न्यूक्लियस होता है। अब प्रोकैरियोटिक सेल्स का न्यूक्लियस हालांकि वेल डेवलप्ड नहीं होता है, इसलिए उसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स के जो न्यूक्लियस होते हैं वेल डेवलप नहीं होते, क्यों, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल्स का जो न्यूक्लियस होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका के केंद्रक में न तो केंद्रक कला होता है और न ही केंद्रिका होती है। अब केंद्रक कला न होने की वजह से उसका जो क्या कहते हैं न्यूक्लियस का जो मटेरियल है वो डायरेक्ट किसके कांटेक्ट में आता है, साइटोप्लाज्म के, वो डायरेक्ट साइटोप्लाज्म के कांटेक्ट में आता है। इसीलिए प्रोकैरियोटिक कोशिका के केंद्रक को हम न्यूक्लियोइड कहते हैं।
लेकिन यहाँ पे हम यूकैरियोटिक, भाई आप प्रोटोप्लाज्म पढ़ रहे हैं तो हम यूकैरियोट का ही पढ़ रहे होंगे। तो यूकैरियोटिक कोशिका का जो केंद्रक है वो दो चीजों से, सॉरी यूकैरियोटिक जो प्रोटोप्लाज्म है वो मेनली दो पार्ट से मिलकर बना है, न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म, यानी कि कोशिका केंद्रक और केंद्रक द्रव। एक सेल लेते हैं, ठीक है, इस सेल के सेंटर में क्या होता है, एक केंद्रक होता है, बाकी इसके बाद जितनी भी चीजें होती है वो क्या होता है, कोशिका द्रव्य। यानी देखो एक केंद्रक हो गया एक कोशिका में, इस केंद्रक के अलावा इस केंद्रक को अगर बाहर हम निकाल कर दे रहे हैं, बाहर कर दिया आपने, तो इसमें क्या बचा, केवल कोशिका द्रव्य बचा, ठीक है। इस पूरे सेल्स में से अगर हम एक केंद्रक को बाहर निकालते तो क्या बचेगा, कोशिका द्रव्य। इसको वापस उठा के यहीं रखो तीसरी। तो देखो इस केंद्रक और ये पूरे कोशिका केंद्रक के चारों तरफ या केंद्रक सेल मेम्ब्रेन के अंदर पाए जाने वाले जितने भी ऑर्गेनेल्स है वो साइटोप्लाज्म में है। तो साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस दोनों को ही मिला के हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। बात क्लियर होगी। व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म, तो प्रोटोप्लाज्म यानी हाउ मेनी ऑर्गन्स पार्टिसिपेट फॉर्मिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म, यानी कि जीव द्रव्य के बनने में कोशिका के कौन से दो ऑर्गन भाग लेते हैं, तो पहला है न्यूक्लियस, दूसरा है साइटोप्लाज्म। अभी हम इसके जस्ट बाद एक साइकिल बनाएंगे, आपको एक पूरा दिखाएंगे, अच्छे से समझ में अपने आप हो जाएगा। तो ये हो गया प्रोटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को मिला के बनता है प्रोटोप्लाज्म। अगर हम सेल में से न्यूक्लियस बाहर कर दें तो क्या अब इस सेल के पास प्रोटोप्लाज्म है, तो आंसर है नहीं। क्यों, क्योंकि हमने न्यूक्लियस को बाहर हटा दिया है, और जब तक न्यूक्लियस नहीं आएगा तब तक वो प्रोटोप्लाज्म नहीं होगा। जैसे ही न्यूक्लियस को हमने बाहर निकाला अब ये केवल हो गया साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस इज इक्वल टू प्रोटोप्लाज्म। चलिए अब बाकी हमने अभी डिफिनेशन बताया कि जीवन का सार है, जीवन का भौतिक आधार है। टूजार्डी ने खोज किया, सारकोट शब्द का दान दिया, परकिंजे ने इसे वो आपका नाम जीवन जो बाकी जो भी आप वीडियो देखिएगा उधर पीछे नहीं जा रहे हैं, हम डायरेक्ट टॉपिक को आगे लेकर चल रहे हैं। पीछे जाएंगे तो उधर ही रह जाएंगे। नेक्स्ट देखिए अगर इसके भौतिक गुण की बात करें तो देखिए क्या होता है, ये स्वच्छ होता है, प्रोटोप्लाज्म क्लीन होता है, एकदम हेल्दी होता है, स्वच्छ होता है, क्लीन होता है, रंगहीन कलरलेस होता है, कोई रंग नहीं होता है इसके पास, चिपचिपा यानी कि जेली लाइक जिलेटिनस होता है, स्वच्छ रंगहीन चिपचिपा सब पदार्थ होता है ये। जब हम माइक्रोस्कोप लेते हैं, माइक्रोस्कोप से इस सेल्स के अंदर के सभी चीजों को देखते हैं तो आपको प्रोटोप्लाज्म दिखाई देगा। अब प्रोटोप्लाज्म क्या है, क्लियर है, ठीक है। तो जब हम माइक्रोस्कोप देखते हैं, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं तो हमें ये प्रोटोप्लाज्म कैसा दिखाई देता है, स्वच्छ रंगहीन और चिपचिपा दिखाई देता है, ठीक है। स्वच्छ रंगहीन चिपचिपा पदार्थ दिखाई देता है, यानी कि क्लीन कलरलेस एंड जेली लाइक जिलेटिनस सब्सटेंस होता है ये। कब, व्हेन वी सी विथ थ्रू माइक्रोस्कोप, विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, यानी कि माइक्रोस्कोप की सहायता से जब हम इसको देखते हैं तो हमें कुछ ऐसा दिखाई देता है। अगला, यह विभिन्न पदार्थों के अनेक अति सूक्ष्म कणों का क्या होता है, जली विलयन होता है, यानी कि प्रोटोप्लाज्म के अंदर विभिन्न प्रकार के अति सूक्ष्म कणों का क्या होता है, जली विलयन होता है, ठीक है। यानी कि जो बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, इसी कारण से यह क्या होता है, चिपचिपा लचीला और कणिकामय दिखाई देता है। क्यों चिपचिपा लचीला कणिकामय दिखाई देता है, इसलिए क्योंकि इसमें डिफरेंट टाइप्स के क्या होते हैं, स्मॉलर, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक स्मॉलर माइक्रोस्कोपिक, स्मॉलर बोलने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक ढेर सारे पार्टिकल्स होते हैं, इसलिए ये क्या होता है, चिपचिपा लचीला और कणिकामय दिखाई देता है। नेक्स्ट, इसे धागे के समान क्या है, देखिए इसे धागे के समान हम खींच सकते हैं। ये जो हमारा क्या है प्रोटोप्लाज्म, उसको हम धागे के समान खींच सकते हैं और वापस छोड़ने पे ये क्या है, अपने पुनः स्थान पे आ जाता है। यानी कि ये क्या होता है, इसके अंदर लचीलापन होता है, यानी कि प्रोटोप्लाज्म को हम धागे के समान खींच सकते हैं और जब छोड़ रहे हैं तो ये आपस में पूरा अपने स्थान पे क्या है, आ जा रहे हैं। तो यही कह रहा है, इसे धागे के समान खींचा जा सकता है और छोड़ने पर यह वापस अपने स्थान पे क्या है, आ जाता है। तो ये हो गया आपका प्रोटोप्लाज्म। अब हम देखेंगे थोड़ा इसका साइकिल बनाएंगे, इसके बाद हम इसमें मूवमेंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म देखेंगे। धन्यवाद। क्या है मत देखिए, अगर बात करें सेल, ठीक है, सेल यानी कि सॉरी सेल दैट मीन्स की प्रोटोप्लाज्म, हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रोटोप्लाज्म। देखिए ये प्रोटो, मैंने पहले बताया कि प्रोटोप्लाज्म दो चीजों से मिलकर बना है, न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म इज इक्वल टू प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। अब बात करें न्यूक्लियस की, ठीक है, तो देखिए न्यूक्लियस क्या होता है, मैंने पहले बताया कि एक सेल में एक न्यूक्लियस, वो भी सेंटर पॉइंट पे, ठीक है। एक सेल में एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, वो भी कोशिका के बीचों बीच में होता है, मध्य में होता है एकदम।
न्यूक्लियस जो है किन किन चीज़ों से मिलकर बनाता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, क्रोमैटिन नेटवर्क, क्रोमैटिन थर्ड या क्रोमैटिन नेटवर्क, यही आगे चल के आपका क्रोमोसोम बनाता है। नेक्स्ट क्या है? न्यूक्लियोलस है, यही आगे चल के क्रोमोसोम बनाएगा। नेक्स्ट क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म, इसी न्यूक्लियोप्लाज्म में ही क्या है? क्रोमैटिन थर्ड और न्यूक्लियोलस और आपका क्या है? ये दोनों क्या है? बिखरे होते हैं। एक लास्ट आपका और बचता है न्यूक्लियर पोर, ठीक है। न्यूक्लियर पोर के हेल्प से क्या है कि एक सेल के जो न्यूक्लियस के न्यूक्लियर जो बोले तो न्यूट्रिएंट, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स का साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियोप्लाज्म में जो आवागमन है या फिर न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स है किसके थ्रू होता है? तो न्यूक्लियर पोर के थ्रू होता है। तो न्यूक्लियस के कितने कितने ऑर्गन से मिलकर बना है न्यूक्लियस? तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, क्रोमैटिन नेटवर्क और लास्ट है न्यूक्लियोप्लाज्म एंड फिफ्थ क्या है आपका? न्यूक्लियर पोर। देखिए अगर बात करें साइटोप्लाज्म, तो साइटोप्लाज्म इतने ऑर्गन से मिलकर बना होता है, ठीक है, इतने ऑर्गन से मिलकर बना है। पहला क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, स्फेरोसोम्स और लोमासोम्स। इसके अलावा और अगर छूटा होगा तभी हम जब एक एक करके डिस्क्राइब करेंगे तो आपका उसी में हो जाएगा मेंटेन। देखिए अगर प्लास्टिड की बात करें तो प्लास्टिड थ्री टाइप्स के होते हैं। पहला क्या है आपका? पहला होता है ल्यूकोप्लास्ट। प्लास्टिड थ्री टाइप्स के होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, और थर्ड क्या है आपका? क्रोमोप्लास्ट, ठीक है, थर्ड क्या है? क्रोमोप्लास्ट। प्लास्टिड को तीन भाग में डिवाइड किया गया है। पहला जो है आपका ल्यूकोप्लास्ट, दूसरा है क्लोरोप्लास्ट, तीसरा है क्रोमोप्लास्ट। ये हो गए आपके कंपोजिशंस ऑफ प्रोटोप्लाज्म। ये आप प्रोटोप्लाज्म के बारे में समझ में आया कि प्रोटोप्लाज्म एग्जैक्टली है क्या? आपको सेल का फिगर देख रहे हैं, माइंड में सेल का फिगर लाइए। सेल के फिगर जैसे ही लाते हैं तो आपको सेल के अंदर दो चीजें मिलती हैं पढ़ने को, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। तो उसी न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को मिला के बनता है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी जाने, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटोप्लाज्म जान गए, यानी इसके भौतिक गुणों को जान गए। कंपोजिशंस ऑफ न्यूक्लियस देखें, कंपोज यानी किन किन चीजों से मिलकर बना है, साइटोप्लाज्म को देखें। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है हम डिस्कस करेंगे मूवमेंट इन साइटोप्लाज्म, यानी कि जीव द्रव्य के अंदर गति कैसे होती है। हमारा अगला वीडियो इसी पर होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।